नमस्कार, मैं अजय कुमार। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर भाजपा के समर्थक और मोदी जी के टोली के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि यह विदेशी ताकतें देश तोड़ने की साजिश रच रही हैं, देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को रोकना चाहती हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें कांग्रेस जैसी पार्टी भी उनका साथ दे रही है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्यों यह तर्क कुतर्क है, क्यों यह तर्क बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का तर्क है, क्यों जब कोई नेता या सरकार इस तरह का तर्क दे तो यह समझना चाहिए कि वह यह भी बता रही है कि नैतिक तौर पर वह इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें ना तो नेता बनना चाहिए और ना ही सरकार की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो सबसे पहले एक वक्त के लिए भूल जाइए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या कहा गया है। तो जो आंकड़े शेयर मार्केट में उपलब्ध थे उनसे यह दिखाई देता था कि साल 2014 में अडानी ग्रुप का टोटल वेल्थ 4.5 बिलियन यूएस डॉलर था, जो साल 2020 में बढ़कर के 11 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जो साल 2021 में बढ़कर के 76 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जो साल 2022 में बढ़कर के 150 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। तो सवाल यह बनता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अडानी के टोटल वेल्थ में रॉकेट के रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही थी, कोरोना का दौर था, लोग आम आदमी तंगहाली में चल रहे थे, बहुत अच्छी खासी अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं थी। उस वक्त अडानी की शेयरों की कीमत आसमान कैसे छू रही थी। जब यह सब हो रहा था तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी नाम की संस्था को क्या किसी तरह का शक नहीं हुआ? सेबी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसका काम स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन की संभावनाओं का छानबीन करना है, और लगता है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में मैनिपुलेशन किया जा रहा है तो उसकी छानबीन करनी चाहिए। तो प्रश्न यही बनता है कि जब भारत सरकार की संस्था को अडानी ग्रुप की वित्तीय धांधली की छानबीन करनी चाहिए थी तो उस समय वह क्या कर रही थी? अडानी ग्रुप की वित्तीय धांधली की संभावनाओं पर बहुत ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? देश में चल रही बहुत बड़ी धांधली को खत्म कर देश को मजबूत करने का काम सेबी का था। उस समय उसने कुछ नहीं किया तो भारत सरकार के पद पर बैठे मोदी की टोली के जो नेता हैं वह क्यों नहीं यह पूछ रहे हैं कि सेबी ने उस समय क्या कार्रवाई की? एक दूसरा आंकड़ा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। यह आंकड़ा बताता है कि साल 2022 के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों की हिस्सेदारी 80% थी। इस तरह का आंकड़ा देख करके कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन कर रहा एक सामान्य सा विद्यार्थी भी यह सोचेगा, भाई यह क्या हो रहा है, किस तरह की धांधली चल रही है। मगर सेबी को यह सब क्यों नहीं दिखाई दिया? वह चुप क्यों बैठी थी? कहने का मतलब यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कोई ऐसा खुलासा नहीं कर दिया है अडानी ग्रुप के बारे में जिसकी जानकारी केवल हिंडनबर्ग रिसर्च को थी, या कहीं जो आसमान में कहीं पर मौजूद था, कहीं दबा हुआ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर के संदेह उन तमाम लोगों का था जो शेयर मार्केट की समझ रखते हैं। शेयर मार्केट की बुनियादी जानकारी रखने वाले कई सालों से यह कहते आ रहे हैं कि अडानी ग्रुप की वित्तीय हालत में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। वह सब के सब भारतीय हैं, वह सब के सब भारत को मजबूत करने की बात ही कह रहे थे। वहाँ पर बहुत बड़ी धांधली की संभावना है, यह सब बता रहे थे। वह कह रहे थे कि अडानी ग्रुप के जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च प्रकाशित होने से पहले भारत के कई खोजी पत्रकारों ने रिपोर्ट लिखकर यह बताया था कि अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति बहुत बड़ी धांधली से गुजर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया है कि भारत के कई सारे पत्रकार जैसे कि परंजय गुहा ठाकुरता जैसे कई पत्रकार कई सालों से लिखते आ रहे हैं कि अडानी ग्रुप के कामकाज में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की संभावना दिखती है। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स यानी अडानी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है, तो इस रिपोर्ट में केवल और केवल
हिंडनबर्ग की मेहनत नहीं थी, बल्कि उन तमाम भारतीय पत्रकारों की भी मेहनत थी जो अडानी के कारोबार पर बहुत लंबे समय से सवाल उठाते आ रहे थे। आप हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट दोनों उठाकर देखिए, उनमें उन पत्रकारों का जिक्र है, उनके कामों का जिक्र है। अब की बार की रिपोर्ट में तो अडानी वॉच नामक जैसी संस्था का जिक्र है जो अपना सारा काम करती है लेकिन एनोनिमस रहती है, क्योंकि भारत में आप पत्रकारिता का हाल जान ही रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा होगा तो क्या होगा। तो अब की बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की है, वह रिपोर्ट भारत की किसी बड़ी कंपनी की वित्तीय धांधली से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि भारत सरकार की संस्था सेबी के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के ऐसे कारनामों से जुड़ी हुई है जो उसे भ्रष्टाचार के कटघरे में रखने की संभावना रखता है। अब की बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत सरकार की संस्था पर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि जब सेबी की मुखिया का ही वहां पर इन्वेस्टमेंट हो जहां से अडानी ग्रुप का स्टॉक मैनिपुलेशन किया जाता रहा है, तो वह कैसे अडानी ग्रुप के भ्रष्टाचार की संभावनाओं का खुलासा कर सकती हैं। जब चौकीदार भी चोर हो तो चोरी कैसे पकड़ी जाएगी। सेबी अमूर्त संस्था है, सेबी को कोई मूर्त बनाता है तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी और उसका शीर्ष पद पे कौन बैठा है, सेबी की चेयरपर्सन, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां दिख रही है, उन धांधली वाले तारों में जहां से स्टॉक मैनिपुलेशन अडानी ग्रुप का में हो रहा है। इस रिपोर्ट पर भाजपा के समर्थक, मोदी की टोली के नेताओं कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग देश की आर्थिक प्रगति में रुकावट डालने का काम कर रहा है, देश तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। तर्कशास्त्र की दुनिया में इसे बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का तर्क कहा जाता है। तर्क करने वाला तर्क का जवाब तर्क से नहीं देता, या जवाब देने वाला प्रश्न का जवाब ठोस जवाब से नहीं देता, बल्कि प्रश्न करने वाले की छवि को ही धूमिल करने का चाल चलने लगता है। उसे लगता है कि अगर प्रश्न करने वाले की छवि को ही बर्बाद कर दिया जाए तो प्रश्न करने वाले ने क्या पूछा है, किन आधारों पर पूछा है, उस पर बातचीत ही नहीं होगी। इसे ऐसे समझिए कि जब अजय के सवाल पर विजय यह कहे कि अजय बहुत ही खराब बंदा है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तो इसका मतलब यह भी बनता है कि विजय अजय के सवाल से भाग रहा है, विजय अजय के सवाल का कुतर्क कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि हमारे समाज में यह चलन चल पड़ा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम वामपंथी हो, एंटी नेशनल हो, दक्षिणपंथी हो, दलित हो, सवर्ण हो, इस तरह से तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं है। ठीक यही टैक्टिस भाजपा ने अपना लिया है। उन्होंने हर जायज सवाल का जवाब यह सीख लिया है कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं वह इस तरीके से बात करते हैं। उनके पास हर जायज सवाल का यही जवाब है कि देश तोड़ने वाले एंटी नेशनल गिरोह इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जो देश के तोड़ने की साजिश में शामिल हैं वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह के धुआं में सबसे पहले आम लोगों को यह समझना चाहिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह आरोप क्या हैं, किस बुनियाद पर, किस सबूत के आधार पर लगाए जा रहे हैं। अगर इन पैमानों के आधार पर देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के शीर्ष पद पर बैठी माधवीपुरी बूच पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। विसिल ब्लोअर से मिले कागज और दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किसी को भी साफ साफ दिखाई दे सकता है कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने के 2 हफ्ते पहले तक, यानी माधवीपुरी बुच का इन्वेस्टमेंट उन विदेशी फंड में भी था जिनका पैसा गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की सेल कंपनियों में लगता था, जिन सेल कंपनियों से पैसा गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता था और शेयरों में स्टॉक मैनिपुलेशन कर कीमतें बढ़ाई जाती थीं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि जैसे ही माधवीपुरी बुच अप्रैल 2017 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पूर्णकालिक सदस्य बनी, वैसे ही उनके पति ने एक ईमेल लिख करके सारा इन्वेस्टमेंट अपने नाम करवा लिया। मगर ऐसा नहीं था कि माधवीपुरी बुच ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद विदेश में मौजूद इन फंड मैनेजर से अपना सारा का सारा संबंध तोड़ दिया हो, बल्कि साल 2018 में माधवीपुरी बुच ने अपने ईमेल से इन फंड मैनेजर से अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा भुगतान करने को कहा था। यानी सेबी की चेयरपर्सन का संबंध अडानी ग्रुप में स्टॉक मैनिपुलेशन करने वाली सेल कंपनियों के उन फंड मैनेजरों के साथ संबंध केवल तब तक नहीं था जब तक वह पूर्णकालिक सदस्य बनी, मगर तब भी था जब वह पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। वित्तीय मामलों के जानकार तो यहां तक बताते हैं क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन
और उनके पति का कुल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इसलिए इनका रिश्ता अपने फंड मैनेजर के साथ वैसा नहीं होगा जैसे साधारण निवेशकों का अपने फंड मैनेजर के साथ होता है। जो बहुत ज़्यादा पैसा अपने फंड मैनेजर के सहारे किसी कंपनी में लगवाते हैं, वह फंड मैनेजर से लगातार बातचीत करते रहते हैं कि उनका पैसा कहां पर लग रहा है। मतलब सेबी की चेयरपर्सन को आप आम निवेशकों की तरह मत समझिए कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा तो जमा करते हैं मगर उन्हें नहीं पता होता कि फंड मैनेजर कहां पर पैसा लगा रहा है। बल्कि सेबी की चेयरपर्सन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आने वाले इन्वेस्टर हैं। इसलिए उन्हें हर संभव यह मुमकिन है कि पता होगा कि उनका पैसा कहां पर लगाया जा रहा है, कहां कहां उनका पैसा जा रहा है। तो सवाल यह बनता है कि जब सेबी की चेयरपर्सन को यह पता था कि उनका पैसा जहां पर लगाया जा रहा है वहां से अडानी के शेयर में स्टॉक मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया? जब उनकी देखरेख में अडानी के शेयरों की वित्तीय धांधली की छानबीन की जा रही थी, तो उन्होंने किस तरह के कदम उठाए? इस तरह के ठोस सवालों का जवाब मोदी सरकार को सेबी के शीर्ष पद पर बैठे मुखिया से पूछना चाहिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वह यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देश तोड़ने की साजिश बता करके खारिज करने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के चेयरपर्सन पर यह भी आरोप लगाया है कि सेबी के चेयरपर्सन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। अपने पद पर रहते हुए उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे किसी कंपनी को नाजायज फायदा पहुंचे। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए उस कंपनी को फायदा पहुंचाया है जिस कंपनी में उनके पति सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरे प्रमाण के साथ अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया है कि सेबी के चेयरपर्सन के पति माधवी बुच के चेयरपर्सन बनने के बाद उस ग्लोबल कंपनी के सीनियर एडवाइजर पद पर नियुक्त हो जाते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काम करने वाली ग्लोबल कंपनी है, जिसका भारत में बहुत कम कारोबार है। इस कंपनी में सेबी के चेयरपर्सन के पति बिना किसी ऐसे अनुभव के, जो अनुभव रियल एस्टेट कंपनी में सीनियर एडवाइजर पद पर काबिज होने के लिए चाहिए, इस कंपनी के सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। इधर माधवी बुच के पति रियल एस्टेट दुनिया की ग्लोबल कंपनी के सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं और उधर सेबी की चेयरपर्सन की तरफ से इस तरीके के नियम और कानून बनाए जाते हैं ताकि भारत में जो यह कंपनी है जहां पर उनके पति रियल एस्टेट की दुनिया में काम करने वाली कंपनी में सीनियर एडवाइजर पद पर हैं, उस कंपनी को फायदा पहुंचे। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी आरोप लगाया है कि कैसे सेबी की चेयरपर्सन उन नियमों कानूनों को बनाने में भूमिका निभा सकती हैं जिससे फायदा उनके पति के कंपनी को पहुंचे। यह पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है, मगर इस पर भी सेबी की चेयरपर्सन की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। वही गोलमोल बातें कही जा रही हैं, वही रटाई रटाई बातें कही जा रही हैं कि यह सब देश तोड़ने की साजिश है, जबकि ठोस सबूतों के आधार पर यह सब कुछ बताया गया है, आरोप लगाया गया है। सवाल मोदी सरकार से बनता है कि सेबी कोई ऐसी वैसी संस्था तो है नहीं, बल्कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत कानून से बनी स्थापित संस्था है, जिसके पास वह तमाम शक्तियां हैं जिससे कॉरपोरेट में होने वाले स्टॉक मैनिपुलेशन को रोका जा सके। उसके पास सर्च की शक्ति है, सीजर की शक्ति है, छानबीन करने की शक्ति है। मगर जब यह दिख रहा हो कि सेबी की चेयरपर्सन स्टॉक मैनिपुलेशन के धागे को बुनने में भूमिका निभा रही हैं, तो मोदी सरकार ने क्या किया? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद क्या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सेबी के चेयरपर्सन से पूछताछ की? वित्त मंत्रालय ही सेबी के चेयरपर्सन की नियुक्ति करता है, तो वित्त मंत्रालय से सवाल बनता है कि सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर लगे आरोपों का ठोस जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया? हिंडनबर्ग ने अडानी के भीतर चल रहे वित्तीय धांधली का जो आरोप लगाया है, वह आरोप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और अगर यह आरोप देश तोड़ने वाला होता, देश के खिलाफ साजिश होता, तो सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खत्म कर चुकी होती। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप पर सुनवाई की, 6 सदस्यीय कमेटी बनवाई। 6 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के 4थे अध्याय में लिखा है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में बहुत बड़े स्तर पर स्टॉक मैनिपुलेशन चल रहा है। इस तरह का स्टॉक मैनिपुलेशन चल रहा है जो अपराध की श्रेणी में आता है। सेबी ने छानबीन की, यह कहा कि ऐसे 13 ऑफशोर फंड पकड़ में आए हैं जो अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर स्टॉक मैनिपुलेशन का काम करते हैं। मगर यह नहीं पता चलता है कि आखिरकार इन सबसे अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, किसको फायदा पहुंच रहा है। यानी हिंडनबर्ग
के आरोप देश तोड़ने वाले आरोप नहीं हैं, बल्कि ऐसे आरोप हैं जिस पर देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और सेबी ने अपने छानबीन में उसे स्वीकार किया है कि हाँ, यहां पर धांधली चल रही। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सेबी ने अपने छानबीन में माना है कि 13 ऑफशोर फंड अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, मगर यह नहीं पता कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। जबकि हिंडनबर्ग ने खुलासा कर अभी का जो खुलासा किया है उसमें बताया है कि एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी के तौर पर तो सेबी की मुखिया है, सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी की चेयरपर्सन का पैसा उन ऑफशोर फंड में लगा था जहां से अडानी ग्रुप के शेयरों में स्टॉक मैनिपुलेशन का खेल खेला जाता है। मतलब भाजपा के समर्थक, मोदी सरकार के टोली के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि जब वह इतनी मजबूत सबूत को देश तोड़ने वाला सबूत बता रहे होते हैं तो वह लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता के चुने हुए नेता अगर जनता को ही गुमराह करने का काम जानबूझकर करें तो इसका मतलब यह बनता है कि यही कहा जाएगा कि वह व्यक्ति न तो नेता बनने लायक है और ना ही उसके भीतर इतनी नैतिकता है कि वैसे नेताओं को सरकार की जिम्मेदारी संभालने लायक समूह में शामिल किया जाए। मोदी सरकार के नेताओं को तो जनता को यह भी बताना चाहिए कि जिन वित्तीय धांधलियों को खोजी पत्रकार पकड़ ले रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग के काम करने वाली कंपनी पकड़ ले रही है, तो उसे सेबी क्यों नहीं पकड़ पाई, उसे ईडी, सीबीआई, डीआरआई क्यों नहीं पकड़ पाई। हिंडनबर्ग रिसर्च खुद ही यह बताती है कि वह शॉर्ट सेलर का काम करने वाली कंपनी है। उसकी इस बात को पकड़कर लोग कहते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च को खारिज कर देना चाहिए। लोग यह कहते हैं कि वह शेयर मार्केट में इस तरीके की स्थिति पैदा कर देती है, डर का माहौल पैदा कर देती है, शेयर की कीमत नीचे आ जाती है और वह शेयरों को खरीद बेच करके मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक है, मगर सवाल यह भी बनता है कि जब एक कंपनी की बुनियाद में कमी नहीं होगी, जब एक कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, तब कोई कैसे शॉर्ट सेलिंग काम आ पाएगा। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जरूरी है कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति में बहुत ज़्यादा खामियां हो। यानी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगर शॉर्ट सेलिंग कर पैसा कमाया भी है तो इसलिए कमाया है क्योंकि अडानी ग्रुप में वित्तीय धांधली चल रही है। मतलब दोषी हिंडनबर्ग नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं जहां पर बहुत बड़े स्तर पर वित्तीय धांधली चल रही है। ऐसी वित्तीय धांधली जिससे देश खुद पर खुद टूटता चला जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में एक और बात जानिए। इस कंपनी ने अपना नाम 1937 की एक घटना से रखा है जहां पर एक हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप था। वह हिंडन नाम का एयरशिप तबाह हो गया जिसमें सैकड़ों लोग मरे। उसके बारे में जिन्होंने उस हिंडनबर्ग एयरशिप को बनाया उन्होंने कहा कि इसमें भरना चाहिए हीलियम, जो हल्का होता है और कम ज्वलनशील होता है। मगर भरा क्या गया, उसमें हाइड्रोजन, जो हल्का तो होता है मगर ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो बनाने वाले शुरू से सोचते थे कि इसमें कभी ना कभी बहुत ज़्यादा आग लगेगी और तबाही होगी। यही हुआ भी, बहुत ज़्यादा आग लगी और सैकड़ों लोग मारे गए। इसी को पकड़ करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना नाम रखा है हिंडनबर्ग। मतलब हिंडनबर्ग का जो काम है, अगर लिटरली देखा जाए, साहित्यिक तौर पर देखा जाए, शाब्दिक तौर पर देखा जाए, तो वह आगाह करती है कि ये देखिए, पहले आप आगाह हो जाइए, नहीं तो स्थिति वही होगी जो हिंडनबर्ग एयरशिप की हुई थी। आप भारत सरकार को देख लीजिए, वह कह रही है कि दूसरे देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर अभी देखिए इन्फ्लेशन पर उसने कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, लेकिन वो जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है पिछले साल के हाई बेस इफेक्ट का नतीजा है और इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि महंगाई सब के सब झेल रहे हैं। इस पर सरकार को सोचिए किस तरह का बयान देना चाहिए। रोजगार के आंकड़े झूठ आते हैं भारत में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के मेथोडोलॉजी में परिवर्तन कर दिया जाता है, जीडीपी एस्टिमेशन में भारी परिवर्तन किया जाता है जिस पे अर्थशास्त्री सवाल उठाते हैं। तो आप बताइए कि आखिरकार इस समय देश तोड़ने का काम कौन कर रहा है। शुक्रिया।